हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा था चैप्टर 4 तक, जो कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार अधिनियम से रिलेटेड था। ठीक है। और आज की जो चैप्टर है, हमने पहले भी आपको बताया था कि कुल 8 चैप्टर है, और वही सेक्शंस यानी कि धाराओं की बात करें तो 43 आपकी धाराएं थी। ठीक है, जिसमें से हमने जो है 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। और आज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 5, जिसका नाम है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग। अब देखो फ्रेंड्स, ये सेम वैसे ही जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जो कि स्टेट न होकर केंद्र, ठीक है, केंद्र मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो है गठन करा जाता था। लेकिन आपको क्या करना है कि उससे रिलेट ही करना है, ताकि आपको सिंपली जो आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 5 जो है बिल्कुल सेम ही है, बस केंद्र और राज्य में आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। अब देखो फ्रेंड्स, पहले क्या था, आपका आयोग का गठन होगा। ठीक है, जो आपकी सेक्शंस हैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला जो 21 सेक्शन है, इसमें आयोग का गठन होगा। किसके द्वारा होगा? तो फ्रेंड्स देखो, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, रिटायर्ड, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष होता है इस आयोग गठन का। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य इसमें ओनली 2 होते हैं। पहले तो न्यायाधीश का रिटायर्ड मतलब एक होना चाहिए, या फिर जिला न्यायाधीश का एक मतलब आदमी होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, जो कि उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा मानव अधिकार विशेषज्ञ। तो ये 2 पर्सन रहने वाले हैं इस आयोग के गठन के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। और जो केंद्र सरकार द्वारा गठन करी जाती थी, उसमें कुल 9 सदस्य थे, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से उसे समझा था, डिफाइन किया था। तो ये सेक्शन आपको बस यही याद रखना है कि राज्यों द्वारा जो है आयोग का गठन किया जाता है। अब बात ये आ जाती है कि आयोग की सदस्यों का गठन कौन करता है। ठीक है, उसमें हमने जब पढ़ा था केंद्र सरकार के बारे में चैप्टर नंबर 3 में, तो उसमें आपने देखा था कि जो है प्रधानमंत्री करते थे, जो कि अध्यक्ष होते थे। और इसमें जो आयोग की नियुक्ति करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है। और कौन कौन कर सकते हैं? पहले तो विधानसभा का अध्यक्ष, फिर विधानसभा का विपक्ष का नेता, और गृह मंत्री। तो ये जो है, ये तीनों मुख्यमंत्री के अलावा जो है इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ये आपको देखने को मिला है सेक्शन 22 में। तो ये आपको पता होनी चाहिए। सिंपली आप बस ये जान लो। अब देखो फ्रेंड्स, अगर कोई मान लो इस आयोग के सदस्य में से कोई हटना चाहता हो, या फिर किसी को हटाना है, तो इसका जो पूरा कमांड रहेगा वो रहेगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल द्वारा जो है इसे इन आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, या फिर वो खुद हटना चाहते हैं तो राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे। ये बताया गया है सेक्शन 23 में। और इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है सेक्शन 24 में। सेम वही चैप्टर आप अच्छे से अगर आपने वो जाना होगा तो सिंपली ये लागू कर सकते हो, और सिंपली आपको याद रहेगा ऑलवेज के लिए, बस केंद्र और राज्य। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 25, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। मान लो कभी कोई सदस्य नहीं होता है, तो राज्यपाल द्वारा जो है किसी मतलब किसी भी सदस्य को जो है वो कार्यवाहक बनाने की शक्ति है राज्यपाल में। तो ये आपको 25 में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है 26, जिसमें बताया गया है कि अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें, यानी कि सर्विस एंड कंडीशन ऑफ। अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे सिंपली हम समझे तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि उनका वेतन हो गया, उनके भत्ते हो गए, तो इसके बारे में जो है आपको धारा 26 में ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 26, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर्स यानी कि अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। अब जो सदस्य है वो तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, हमने पहले भी बताया था केंद्र सरकार के मैटर में, और ये राज्य सरकार का मैटर है, तो वो तो जाएंगे नहीं करने। तो उसके लिए जो है उन्हें जो सेक्शन 27 है
ठीक है। इसमें उनको जो है एक सीओ लेवल का अधिकारी सचिव होना चाहिए जो मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सके। और देखो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि आईजी रैंक का जो है एक जो है होना चाहिए अध्यक्ष, ठीक है। तभी जो है नियुक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। और उस केंद्र सरकार में क्या था, डीजीपी लेवल का ऑफिसर चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन इसमें आईजी लेवल का। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 28। इसमें क्या बताया गया है, स्पेशल एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन करी गई है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट जो है राज्य आयोग के विशेष एवं वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि रिपोर्ट सौंप दी जाए, ठीक है। पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। तो सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलती है धारा 28 में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन 29, जिसमें राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कुछ मामले राज्य आयोग में भी लागू होंगे, यानी कि केंद्र सरकार के कुछ मामले जो है राज्य में मतलब राज्य आयोग में भी लागू किए जाएंगे। तो इससे संबंधित आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सेक्शन 29 में, धारा 29 में, ठीक है। यहीं से आपका चैप्टर समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है चैप्टर 6, जो कि इसका नाम न्यायालय है। अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको पढ़ने होंगे फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 सेक्शंस पढ़ने होंगे। एक तो पहला धारा 30 और फिर 32। अब इसमें मतलब 1 मिनट, यहाँ 31 रहेगा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अब देखो फ्रेंड, धारा 30 में क्या है, आप इसे अच्छे से नोट्स कर सकते हैं। धारा 30 में ये बताया गया है कि मानव अधिकार न्यायालय प्रत्येक जिले में एक जो है मतलब मानव अधिकार न्यायालय, इस धारा का जो नाम है वो है मानव अधिकार न्यायालय। इसका मतलब कि प्रत्येक जिले में एक जो है सत्र न्यायालय होगा, जो कि मानव के लिए होगा, मानव अधिकार के लिए। और जो भी कठिनाइयाँ आती है ह्यूमन को लेकर, तो उसमें सुनवाई करी जाएगी। तो ये आपके धारा 30 में बताया गया है मानव अधिकार न्यायालय के बारे में। और जो धारा आपकी 31 है, इसमें क्या बताया गया है, विशेष मतलब अभियोजन। अब कैसे कि अब मान लो फ्रेंड्स, एक न्यायालय तो बना दिया गया है हर जिले में, तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक वकील की व्यवस्था करी जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। और उसे 7 साल का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये आपको इसमें बहुत ही अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया है और देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेक्शन आपका 7, जिसमें अभी आप 4 धाराएं देख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, इन चारों में क्या है इम्पोर्टेंट, आपको ये पता होनी चाहिए। जो चैप्टर 7 है, इसका तो पहला नेम क्या है, वित्त लेखा व संपरीक्षक, ठीक है, यानी कि अनुदान के बारे में। अब देखो फ्रेंड्स, अनुदान और लोन, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो लोन क्या होता है ना, कि अगर हम लोन लेते हैं तो हमें चुकाना पड़ता है, लेकिन वही अनुदान की बात जब आती है तो ये गवर्नमेंट या फिर राज्य द्वारा दी जाती है, ठीक है, जिसे हम मतलब हमें चुकाने पर जो है हमारे ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता है, ये अनुदान दिया जाता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, क्या इसमें बोला गया है। सबसे पहले आप सेक्शन 32 में देखें तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने की बात बोली गई है, ठीक है, ह्यूमन को, मानव को, ताकि उनकी सहायता हो सके, ठीक है। और जो आपकी धारा 33 है, इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा अनुदान के बारे में बतलाया गया है। वहीं अगर हम धारा 34 की बात करें तो केंद्र लेखा व संप्रेक्षक, यानी कि मान लो जब अनुदान दे दिया गया है तो हिसाब किताब भी तो होना चाहिए ना। तो धारा 34 में जो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आपको बिल्कुल भी सबसे पहले इस धारा में, धारा 32 में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। वहीं धारा 34 जब आती है तो इसमें जो केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है उसका हिसाब किताब किया जाता है केंद्र लेखा व संप्रेक्षक, जो कि सीएजी के द्वारा, ठीक है। और वही जो आपकी धारा 33 जो कि केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, उसका हिसाब किताब जो है वो सेक्शन 35 में किया जाता है। तो सिंपली आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आप सिंपली बता सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है विविध, और ये आपका लास्ट चैप्टर है इस अधिनियम का, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ठीक है, एक्ट से रिलेटेड।
अब देखो फ्रेंड्स, विविध जो कि आप अगर कोई भी आप अधिनियम पढ़ते हो तो फर्स्ट चैप्टर आपका प्रारंभिक होता है, और नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो होता है विविध। अब इसमें आपकी जो धाराएं हैं वो है 36 से लेकर 43 तक। और क्या इंपॉर्टेंट है आप सिंपली जान लो फ्रेंड्स, ताकि आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। जो आपकी सबसे पहले धारा 36 है, इसमें क्या बताया गया है, आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय, है ना, यानी कि जो आयोग का गठन किया जाता है तो उसके अधिकारिता के अधीन न आने वाले जो भी विषय है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। वही धारा अगर हम 37 की बात करें तो उसमें क्या बताया गया है, विशेष अन्वेषण दलों का गठन, यानी कि कोई विशेष अन्वेषण दल अगर मतलब दलों का गठन करना है तो उसमें जो भी रूल नियम है वह पूरा प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 39, जिसमें बताया गया है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो फ्रेंड्स उसे संरक्षण का भी मौका दिया जाएगा, यानी कि अपने बचाव के लिए अगर कोई मतलब अच्छा काम कर रहा हो लेकिन बाय मिस्टेक उससे कोई गलती हो जाती है तो वो अपने संरक्षण का उपाय जो है कर सकता है, अपने हक में बोल सकता है, उसे संरक्षण मिलेगा। ये आपकी धारा जो है सॉरी यहाँ 38 रहेगा, ठीक है। 38 जो आपकी धारा है इसमें सद्भावना पूर्वक जो भी बातें हैं संरक्षण के बारे में बताई गई है। वहीं नेक्स्ट अगर हम धारा की बात करें 39 अब आता है आपका, और इसमें बताया गया है सदस्य व अधिकारियों का लोक सेवक होना। जो भी सदस्य होंगे अधिकारी होंगे वो लोक सेवक होंगे, और इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका धारा आ जाता है वो आ जाता है 40, और 40 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी, ठीक है। धारा 40 में क्या बताया गया है कि जो भी नियम बनेंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनेंगे। वही धारा 41 में बताया गया है कि जितने भी नियम बनेंगे ये राज्य सरकार द्वारा बनेंगे। मतलब कोई भी नियम, अब आप इसे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप जान सकोगे। और धारा 42 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, तो देखो धारा 42 में आपका बताया गया है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ठीक है। ये आपका मतलब कठिनाइयाँ अगर आती हैं इनके बीच ह्यूमन राइट्स ह्यूमन का जो भी मतलब एक्ट है इसके अकॉर्डिंग कोई भी कठिनाई आती है तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 42 में देखने को मिल जाता है। और जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है 43, इसमें आपको विल्सन के बारे में बताया गया है। तो कुछ ये थे इम्पोर्टेंस धाराएं फ्रेंड्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और यही आपका जो ये अधिनियम है, ठीक है, मानवाधिकार अधिनियम 1993 यहीं पर समाप्त होता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट अधिनियम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।